हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। तो मेरे भाई लोग, हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 का फुल फ्लेज रिवीजन करने वाले हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। पूरे के पूरे की पॉइंट मैं याद कराऊंगा, मैं रिपीट करूंगा, तुमको बोलना है, ठीक है। और नहीं समझ आता तो पीछे जाके फिर से बैक करो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, बार बार सुनते रहना। ऑटोमेटिकली हमारे हेड पॉइंट्स प्लस अंदर का थोड़ा थोड़ा मसाला मैं यहाँ पे याद कराऊंगा ना, रिपीट करूंगा, याद नहीं कराऊंगा ना, बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं, मैं रिपीट करूंगा, उसको तुमको क्या करना है, रीड करना। क्योंकि बाकी सारी चीजें मैंने क्लास में करा दी, जितना एक्सप्लेन करना था मैंने क्लासेस में एक्सप्लेन किया हुआ है। बस ये एक रिवीजन सीरीज में यूट्यूब पे भी डालूंगा और क्लास में भी रहेगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो यूट्यूब पे जा रही है ना मेरे भाई, यूट्यूब वाले बच्चे सुने मेरी बात। अगर तुमको बैच चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड बैच बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा, वहां से निकाल लेना। मतलब लिंक दे दूंगा, वहां से बाई कर लेना, और नंबर भी शेयर कर दूंगा मेरा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत, कोई क्वेरी हो तो वहां से तुम बातचीत कर सकते हो, ठीक है। और कुछ चीज़ बताना चाहूंगा, 2 मिनट हम लोग नॉर्मली डिस्कशन करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लाइट माहौल बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं भाई। रास्ता तो तुम्हें कोई भी बता देगा, मेहनत करोगे तो तुम्हें मंजिल मिलेगी, है ना। क्या बोला मैं? रास्ता तो कोई भी बता देगा, मेहनत करोगे तो मंजिल मिलेगी तुम्हें, भले, ठीक है। रास्ता मैं बता सकता हूँ, कोई भी टीचर तुमको रास्ता बता देगा, ऐसा पढ़ना है, वैसा पढ़ना है, ऐसे टाइम टेबल बनाओ, वैसे टाइम टेबल बनाओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, क्योंकि हम लोग उस रास्ते पे चल के आगे बढ़े हुए हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, है ना। लेकिन मेहनत करोगे तो वो चीज़, वो मंजिल तुमको मिलेगी, वो रास्ते पे जब तुम चलोगे, जब तुम मेहनत करोगे तो वो मंजिल तुमको मिलेगी जो हमें मिली हुई है ना। जैसे मैं सीए बनाना, तुम भी सीए में बन जाओगे, ठीक है। बस तुमको क्या करना है, मेहनत करना होगा, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला ये है। तो लग जाओ, ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत प्रीशियस टाइम है अपना, लास्ट के 2 महीने 4 महीने, जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, जब भी तुम्हें वीडियोस देख रहे हो, है ना। तो क्या है भाई, सीए में फाइनल में हो तुम लोग, है ना। तो अभी क्या है, फटाफट से अपना एग्जाम क्लियर करना है अपने को। क्यों करना है भाई? देखो, अब तुम्हारी पूरी फैमिली तुम पर टिकी हुई है ना। क्योंकि अब तुम फाइनेंशियली पैसा कमाने वाले एक एसेट बनने वाले हो, है ना। किसी के 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट हो सकते हो, उनसे पूछो, उनकी फैमिली से पूछो कि भाई चल क्या रहा है जीवन में। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के भरोसे बैठे हुए हैं कि भाई ये पैसा कमाना स्टार्ट करेगा, पैसा कमाना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पा रहा है, वो बंदा एसेट ही नहीं बन पा रहा है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे लिए भी, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसका सेकंड अटेम्प्ट है, जिनका थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, उनको वो वैल्यू समझ आ रही है, उनको समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर वो नालायक, वो मन से नहीं पढ़ रहा है ना। तो अपने को क्या है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। क्या नहीं करना? वेस्ट। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करो। फालतू की इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीज़ें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चीज़ें मार्केट में चलता है, इन पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? क्योंकि ये सब ऑलरेडी तुमको मिल जाएगी, एक टाइम आएगा तुम्हारी शादी होगी, लड़की ऑटोमेटिक मिलेगी, या फिर तुम लड़की हो तो लड़का ऑटोमेटिक तुमको मिलेगा। तो अभी जिस चीज़ पर टाइम देना है उस पर पूरा फोकस रखो, है ना। जितना भी टाइम बचा है बहुत क्रूशियल है तुम्हारे सीएमए फाइनल के लिए। इंटर वाले बच्चे टाइम पास करते, ठीक है, अपन उनको नहीं समझा सकते, लेकिन अगर तुम फाइनल में हो ना, तुम एक एसेट बनने वाले हो, तुम कल जाके पैसा कमाने वाले हो, तो अपना जो रेवेन्यू डिले मत करो, है ना। तो जितनी मेहनत तुम आज कर सकते हो करना स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। चलो, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, बाकी तुम सीएमए फाइनल में हो, समझदार हो, है ना। अब फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना टाइम वेस्ट करते हो। मॉड्यूल नंबर 3 देखो, थोड़ा सा मैं बता दूं कि भाई हम किस टाइप से इन रिवीजन सीरीज में रिवाइज करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 का मैंने डाल दिया, मॉड्यूल नंबर 2 का डाल दिया, यूट्यूब पे भी डला हुआ है, हमारी क्लासेस के स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्लास में भी ये चीज़ डली हुई है कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा मॉड्यूल रिवाइज करते हैं। समझाऊंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ अपन क्या करेंगे, रीड करेंगे, और अंदर का कंटेंट मैं तुमको रीड कराऊंगा, जिससे तुमको पता लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, और याद करना है, ठीक है। मैं रीड करूंगा तो तुमको सुनने से याद होता है, याद करना है उसको, और नहीं हो रहा है तो पीछे जाओ, बैक करो, फिर से उसको रिपीट करो। रीड करना है, रिपीट करना है, रीड करना है, रिपीट करना है, तो इससे तुमको ऑटोमेटिकली लर्न होगा। अल्टीमेटली अपने को जो कीवर्ड वगैरह है वो लिखना है एग्जाम में, इसलिए ये पर्पस मेरा ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं क्यों करा रहा हूँ एक मॉड्यूल, क्योंकि अपने को जो लिखना है, जो कीवर्ड लिखना है, उन्हीं से नंबर अपने को मिलेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करके, ठीक है। चलो, ये चैप्टर नंबर 1 है, सिर्फ फालतू को दे रखा है, नहीं करना है अपने को। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, ठीक है। 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। बाकी के बचते हैं एमसीक्यू से। चलो, चैप्टर नंबर 2 है मोनेटाइजेशन। व्हाट इज मोनेटाइजेशन? तो इसमें 4 पॉइंट अपने को लिखने थे। मोनेटाइजेशन पॉलिसी डिपेंड करता है स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। किस पे डिपेंड करेगा हमारा मोनेटाइजेशन? की स्टेज ऑफ प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है वहां पे अपन मोनेटाइज करना स्टार्ट करते हैं। कैसी लाइफ साइकिल? कैसी? पहले एक होता है इंट्रोडक्शन फेज, होता है जब मार्केट में प्रोडक्ट आता है, फिर होता है हमारा ग्रोथ फेज, ठीक है, ग्रो करना स्टार्ट करता है, फिर मैच्योरिटी फेज होता है, फिर होता है हमारा डिक्लाइन फेज। तो तुमको डिसाइड करना है कि किस फेज में जाके तुम अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने स्टार्टअप को मोनेटाइज करोगे, मतलब पैसा अर्न करना स्टार्ट करोगे, प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करोगे, है ना।
ठीक है भाई। तो मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी डिपेंड करेगा कि किस स्टेज में जाके आपका प्रोडक्ट है, आप किस स्टेज में आप सेट कर रहे हो कि मैं इस स्टेज में जाके प्रॉफिट अर्न करूंगा। ओके, फिर सम स्टार्टअप डू नॉट फोकस ऑन मोनेटाइजेशन। कुछ स्टार्टअप होते हैं जो फोकस नहीं करते किस पे, मोनेटाइजेशन। दो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट रिलेटेड है। अब कोई स्टार्टअप मोनेटाइजेशन पर फोकस नहीं कर रहा है, मतलब वो प्रॉफिट अर्न करने के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वो किस पे सोच रहा होगा, वो अपनी वैल्यू क्रिएट करने के बारे में सोच रहा होगा। वैल्यू क्रिएशन मतलब भाई कि जैसे अपना व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने क्या किया, वो आज भी तुमसे पैसा वगैरह नहीं लेता है, ठीक है। उसने अपनी वैल्यू क्रिएट की, उसने वैल्यू क्रिएट की। लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 करोड़ की उसकी वैल्यू है, वैल्यूशन आ रहा है उसका 1000 करोड़ का। अब फेसबुक ने जाके उसको एक्वायर कर लिया, तो जो व्हाट्सएप के ओनर थे उसने 1000 करोड़ में व्हाट्सएप बेच के अपने घर चलेगा। ये क्या किया, वैल्यू क्रिएट किया विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, वैल्यू क्रिएशन करना। तो इन्होंने क्या बोल दिया सेकंड पॉइंट में, सम स्टार्टअप डू नॉट फोकस ऑन मोनेटाइजेशन। कुछ स्टार्टअप्स मोनेटाइजेशन पे फोकस नहीं करते, याद करो फटाफट। तीसरी लाइन है, दिस स्टार्टअप्स आर एक्वायर्ड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय देम। उन्होंने टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई, उसके बेसिस पे इनको क्या किया, एक्वायर किया। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, प्लानिंग वाई दी स्टार्टअप इज नेसेसरी। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है। अबाउट द टाइमलाइन, कि अबाउट द टाइमलाइन मतलब कि कब जाके हम पैसा कमाएंगे, एक प्लानिंग करनी होगी कि भाई किस स्टेज में जाके मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को पैसा ही कमाना है ना। तो उन्होंने बोला कि प्लानिंग बाय द स्टार्टअप इज नेसेसरी अबाउट द टाइमलाइन व्हेन दे विल सीकिंग मीनिंगफुल रेवेन्यू। इतना अपने को लिखना होगा कि कब वो रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे। 4 पॉइंट्स है, फटाफट याद रखो। सेकंड क्वेश्चन, गाइडलाइंस फॉर मोनेटाइजिंग द प्रोडक्ट। क्या क्या गाइडलाइंस अपने को मोनेटाइजेशन करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के क्या क्या गाइडलाइंस होंगे, हमको क्या फॉलो करना होगा। पहला है एम्बेसिंग कस्टमर का एक्सपीरियंस। अपने को एम्बेस करना है कस्टमर का एक्सपीरियंस। क्या बोला है, अपने को कस्टमर को एक्सपीरियंस देना है। लॉन्ग टर्म अगर अपने को रेवेन्यू जनरेट करना है, लॉन्ग टर्म अगर रेवेन्यू जनरेट करना है तो अपने को कस्टमर को एक्सपीरियंस कराना पड़ेगा, उसको फील दिलाना पड़ेगा, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके बारे में समझो, इससे आप एक्सपीरियंस लो। ओके, फिर लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस, अपने को दूर का सोचना है। ऐसा नहीं है कि एक साल में ही 10 करोड़ रुपए कमा लूँ एक छोटे से स्टार्टअप से, नहीं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रोसेस, रेवेन्यू धीरे धीरे आता है, प्रॉफिट धीरे धीरे आता है। द कीज टू मोनेटाइजेशन इज टू थिंकिंग लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर दी स्टार्टअप। स्टार्टिंग में क्या होता है, हम स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं स्टार्टिंग में। तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बुक्स में भी लिखा है कि भाई शांति रख, धीरे धीरे पैसा कमाएगा। इसी चीज़ है क्रिएटिव इन अप्रोच, अपने को हमेशा क्रिएटिव रहना होगा और इनोवेटिव रहना पड़ेगा टू मोनिटाइज करने के लिए, कि कैसे अपन पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अमेजोन की बात करो, अमेजोन ने क्या किया हुआ है भाई, अमेजोन ने डिलीवरी वगैरह, देखो सिंपल है। अमेजोन क्या करता है भाई, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह होता है, अपने को स्टार्टिंग में जब आया था तो कूपन कोड वगैरह जनरेट कर देता था, ठीक है। रिफंड भी आराम से होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो इन्होंने पैसे का क्या मॉडल रखा, मेन काम क्या था इसका, डिलीवरी करना। मतलब अब अभी के उसमें क्या है भाई, ये लोग क्या है, गुड से डिलीवर करते हैं ना, सेल करते हैं, गुड सेल करते हैं क्या, है ना, समझना। कोई भी सेलर आएगा गुड सेल करेगा इनके प्लेटफॉर्म पे आके। तो ये लोग रेवेन्यू कहाँ से, स्टार्टिंग में इन्होंने रेवेन्यू कहाँ से निकाला भाई, प्राइम वीडियोस, ठीक है। प्राइम डिलीवरी कर दिया इन्होंने, प्राइम म्यूजिक कर दिया, ये सब्सक्रिप्शन वगैरह बांटना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से इन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू निकालना स्टार्ट कर दिया। ओके, फिर है मेरा बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग, तो पहली लाइन लिखना है, बूट स्ट्रैपिंग मीन्स स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम आउट ऑफ ओन फाइनेंस। खुद के पैसे से स्टार्ट करना कोई भी बिजनेस, खुद की सेविंग से, या फिर माँ बाप से ले लो, अपने फ्रेंड वगैरह से ले लो, उसको बोलेंगे बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। स्टार्ट अ बिजनेस आउट ऑफ वंस ओन फाइनेंस, पहली चीज लिखना। फिर दूसरी चीज है द कंपनीज और एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट दिस डू नॉट टेक हेल्प टू अदर्स आउटसाइडर। मतलब आउटसाइडर से कोई भी हेल्प नहीं लेते हैं, ठीक है। या इतना इतना तुमको पॉइंट लिखना है, ठीक है। हम आउटसाइडर से कोई भी फंड की हेल्प नहीं लेते हैं, 2 पॉइंट। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा भाई, दिस इज एन इंडिपेंडेंट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये इंडिपेंडेंट वे है, खुद का पैसा हम लोग लगाते हैं, है ना, बरोबर है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वे है स्टार्ट करने का, बिजनेस को स्टार्ट करने का इंडिपेंडेंट तरीका है, खुद के पैसे से स्टार्ट करना, किसी के ऊपर भी लोन वगैरह नहीं है, तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं देना, टेंशन नहीं है, हेडेक नहीं होगी, ठीक है। इट इज अ वे टू फाइनेंस अ स्मॉल बिजनेस बाय परचेसिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज एट देयर ओनर्स एक्सपेंसेस। बस इतना याद रखना। 4 पॉइंट बहुत सिंपल है, अब इसमें अपने को रटाने का कोई नहीं है, तुम खुद इसको रीड कर सकते हो। 4 पॉइंट बहुत आसान है, तुम इनको रीड करो, आराम से याद होगा, है ना। चलो, ये एमसीक्यू के लिए था कि भाई बूट स्ट्रैपिंग का मतलब है टू पुल वन सेल्फ अप बाय वंस बूट स्ट्रैप। मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सप्लेन मैंने नॉर्मल लेक्चर्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, बस अपन यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। ओके, फिर हमारा फीचर्स ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का फीचर्स क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। तो बोला गया एंटरप्रेन्योर बूट स्ट्रैप डू नॉट हैव एनी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। जो बूट स्ट्रैपिंग करते हैं, मतलब खुद के पैसे से स्टार्ट करते हैं, डू नॉट हैव एनी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, आउटसाइड से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। ओके, दे रिलाई ऑन पर्सनल सेविंग, पर्सनल डेट, खुद का पर्सनल सेविंग लेते हैं, या फिर दोस्त वोस्त से लोन वगैरह ले लेते हैं। कस्टमर की फंडिंग से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर की फंडिंग से कैसे स्टार्ट करते हैं, कोई भी सामान है, लेट से मेरे को एक
1 लाख रुपए की क्या बनानी, फिक्स एसेट बना के या फिर कोई मशीन बना के कस्टमर को देना। तो मैंने कस्टमर से बोला कि आप 50,000 का एडवांस दे दीजिए, तो वो उस कस्टमर की फंडिंग हो जाएगी। वो कस्टमर से एडवांस लिया, उससे अपन बना रहे हैं, तो उससे भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं फॉर इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, बूट स्ट्रैपिंग अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन द अर्ली ग्रोथ फेज। क्या बोला, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है अर्ली ग्रोथ स्टेज में। देखो खुद का पैसा लगा हुआ है भाई, एक चीज नहीं चली तो दूसरे पे दिमाग लगाएंगे, दूसरी नहीं चली तो तीसरे पे दिमाग लगाएंगे। अगर अपन ने बाहर से किसी से पैसा लिया हुआ है तो वो बोलेगा भाई मैंने जिस काम के लिए पैसा दिया, लेट्स से मैंने स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है बैंक से, तो बैंक को बताना पड़ेगा कि मैं इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ले रहा हूँ। अब वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं चला तो लोन तो मेरे को वापस करना ही है, इंटरेस्ट का पेमेंट भी देना है। अब मैं दूसरी चीज़ पे शिफ्ट नहीं हो पाऊंगा, है ना। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है अर्ली ग्रोथ फेज पे। ओके, फिर एंटरप्रेन्योर में फेस कैश फ्लो इशू ड्यू टू बूटस्ट्रैपिंग। ये फीचर्स हैं, 4 फीचर्स हैं इसके। 4 फीचर्स बहुत आसान थे कि भैया दे डू नॉट हैव एनी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, आउटसाइड से कोई हम इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। ये रिलाई करते हैं पर्सनल सेविंग पे, हम रिलाई करेंगे किस चीज़ पे, पर्सनल सेविंग पर हम रिलाई करने वाले हैं, है ना। फिर तीसरी चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, अर्ली ग्रोथ फेज में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। फिर चौथी चीज़ है कैश फ्लो का इशू आ सकता है। कैश फ्लो का इशू मतलब हम पर्सनल सेविंग से काम कर रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं है लेबर वगैरह को पे करने के लिए। 4 पॉइंट बहुत आसान थे, इनमें एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना था, रटना है बैठ के। इनके एग्जाम्पल्स दे रखे हुए हैं कि बूट स्ट्रैपिंग के अगर अपन कर रहे हैं तो हम कैसे चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। लीज इक्विपमेंट, मतलब अपन लीज पे ले लो, कोई भी फिक्स एसेट है खुद का मत बनाओ, लीज पे लेके आप मशीन वगैरह लीज पे ले लो आप, है ना। दूसरी चीज़ है बाय करो यूज्ड इक्विपमेंट, पुरानी इक्विपमेंट, यूज्ड किए हुए इक्विपमेंट अपन ले सकते हैं। लाइक मेरे को बाइक का शौक है, मुझे बाइक चाहिए, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है तो भाई पुरानी बाइक खरीद, क्या दिक्कत है, हीरो होंडा स्प्लेंडर बस, है ना। ठीक है, ऑब्टेन करो पेमेंट इन एडवांस, अपने कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले लो। इस टाइप से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अवॉइड करना है अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मैं तुमसे बोलता हूँ अवॉइड करना है अननेसेसरी टाइम, फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद करो, पढ़ाई पे फोकस करो। और वही चीज़ यहाँ पे स्टार्टअप पे भी समझा रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे करना बंद करो। तुम्हारे केस में बोलूंगा अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना बंद करो। यूज करो को वर्किंग स्पेस। को वर्किंग स्पेस तुमको पता होगा कि भाई बहुत सारी कंपनीज होती हैं, एक बिल्डिंग का एक फ्लोर उन्होंने बाई कर लिया, छोटे छोटे से तुम्हारे कैबिन वगैरह बना दिए, लैपटॉप रख दिया, फर्नीचर वगैरह रख दिया, छोटे छोटे ऑफिसेस बना दिए। तो यहाँ पे क्या किया, एक ही फ्लोर पे 4-5 ऑफिसेज बना दी, तुम यहाँ पे रेंट पे अपना जितनी रिक्वायरमेंट है स्पेस की, ठीक है, जितने लोग तुम बैठना चाह रहे हो तो उस हिसाब से तुम छोटा सा ऑफिस रेंट पर ले सकते हो, है ना। खुद का ऑफिस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं कि भाई फर्नीचर वगैरह लगेगा, उससे बेटर है को वर्किंग स्पेस ले लो, वहाँ पे और लोगों के भी स्पेस वो होंगे, ऑफिस होंगे, तुम्हारे भी होंगे। ठीक है, फिर हायर करो इंटर्न्स, इंटर्न्स को हायर करो रेदर देन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को हायर मत करो, इंटर्न्स को हायर करो, उनको सस्ते में कम पेमेंट देना रहता है। ठीक है, लिस्ट डाउन, ये तो फालतू की चीज़ है। आ जाओ, एडवांटेजेस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग के एडवांटेजेस क्या होंगे, तो मैंने इसका तुमको क्या बनवाया था, निमोनिक बनवाया था। क्या निमोनिक बनवाया था, एक मिनट, तुमको चीज़ें दिख नहीं रही, 1 सेकंड रुको। तो अब चीज़ थोड़ी सी कम दिख रही है, ज़्यादा दिखेगी। अब ठीक है, अब बरोबर सारी चीज़ें दिखेगी। ओके, क्या बोला है भाई, एडवांटेजेस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग का एडवांटेजेस क्या है, तो भाई इसमें मैंने तुमको निमोनिक बनाया था कि भाई कंट्रोल मेरा, पैसा मेरा, लोन नहीं देना, कंट्रोल मेरा है, पैसा मेरा है। पैसा मेरा मतलब लोन नहीं लेते, पैसा मेरा है मतलब लोन मैंने किसी से भी नहीं लिया हुआ है ना। उसके बाद है एक्सपीरियंस मेरा, राइट मेरा, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लोगों को वैल्यू देंगे। ये ऊपर लिखा भी है, समझ आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो तुम लिख लो भाई। क्या पहला निमोनिक क्या था मेरा, इस वीडियो का पहला निमोनिक, कंट्रोल मेरा, कंट्रोल मेरा, पैसे मेरे, मेरे को लोन नहीं लेना, लोन नहीं लेना, बाहर से लोन नहीं लेना। एक्सपीरियंस मेरा, राइट मेरा, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लोगों को वैल्यू देंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ है कंट्रोल मेरा। कंट्रोल मतलब बोला गया ओनर, ओनर मेंटेन करेगा कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ओनर के हाथ में क्या है भाई, पूरा का पूरा कंट्रोल है कंपनी का, है ना। पहली चीज़ है कंट्रोल। एडवांटेजेस क्या है बूट स्ट्रैपिंग के, मतलब खुद का पैसा लगाता हूँ तो पूरा कंट्रोल मेरा होगा, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी, ओनर मेंटेन करेगा कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। फिर पैसा मेरा, रिलाइंग ऑन एग्जिस्टिंग, सॉरी सेकंड वाला ये है पैसा मेरा, तो केयरफुली मैनेजिंग करना मनी फ्रॉम द आउटसेट, क्रिएट स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट। देखो हाईलाइट करता हूँ इसको, क्या बोला है, मैनेजिंग मनी, क्रिएट करेंगे केयरफुली, हम मैनेज करेंगे मनी, पैसे से रिलेटेड ना, पैसा मेरा पैसे से रिलेटेड है, मैनेज करेंगे मनी को। ठीक है, कोई फालतू का खर्चा नहीं करेंगे, जो स्मार्ट स्पेंडिंग करना है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, लोन नहीं लेना, लोन मतलब बाहर से पैसा नहीं लेना, रिलाय करना एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर विदाउट टेकिंग एनी लोन, इतना लिखो चलेगा, विदाउट टेकिंग एनी लोन, इतना लिखो चलेगा, है ना। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है भाई, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट मेरे, जैसे मैं एक्सपीरियंस वगैरह एक्सपेरिमेंट करूंगा, स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा कुछ एक्स एक्स क्या बोलते हैं उसको,
सॉरी एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। एंटरप्रेन्योर गेट एक्सपीरियंस, अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस व्हाइल रिस्किंग इज ओन मनी। क्या बोला गया, क्या बोला गया, क्या बोला गया भाई? जब मैं खुद का पैसा रिस्क पे लगाता हूँ, धीरे धीरे मेरे को चीज़ें समझ आती है, तो मुझे एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे को। फिर राइट, बूट स्टेपर्स रिजर्व करते हैं राइट टू ऑल दी डेवलपमेंट। जो भी डेवलप करूंगा, जो भी चीज़ें मैं सीखूंगा, वो चीज़ क्या राइट है मेरा। फिफ्थ वाला पॉइंट है राइट, 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 राइट। फिर सिक्स्थ वाला पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अनयूजुअल वे टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, इतना लिखो। अनयूजुअल वे टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कोई स्टार्टअप चालू करेंगे हम, ऐसी चीज बनाएंगे जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। ये चीज ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई है, बहुत सारी चीजें है ना। और प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर्स, 7 पॉइंट्स है अपने। कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट। पहला पॉइंट पढ़ना, ओनर। ओनर से रिलेटेड क्या होगा? ओनर मेंटेन करता है, ओनर मेंटेनिंग कर रहा है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ओनर मेंटेनिंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। दूसरी चीज है पैसा मेरा, मतलब केयरफुली मैनेजिंग मनी, मनी को हम केयरफुली मैनेज करेंगे। एंड वी विल डू स्मार्ट स्पेंडिंग। ओके, 2 पॉइंट। तीसरी चीज है लोन नहीं लेना, मतलब एग्जिस्ट रिलाई ऑन दी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज विदाउट टेकिंग एनी लोन, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होगा भाई? एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या बोला है? बूट स्टेपर्स, रुको, एंटरप्रेन्योर गेट अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस व्हाइल रिस्किंग इज ओन मनी। ठीक है, खुद के मनी को रिस्क पे लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। फिर बूट स्टेपर रिजर्व करता है ऑल दी राइट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो भी मैं डेवलप करूंगा उसका राइट मेरे ऊपर होगा, मेरा होगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अनयूजुअल वे टू सॉल्विंग दी प्रॉब्लम ऑफ पीपल, पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लास्ट वन है प्रोवाइडिंग वैल्यू टू दी पीपल, प्रोवाइडिंग वैल्यू टू पीपल, पीपल को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये था मेरा एडवांटेजेस। अब मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग? बूट स्ट्रैपिंग का डिसएडवांटेज क्या हुआ? तो चार डिसएडवांटेज होगा भाई। ग्रोथ बहुत स्लो होगी, रिस्क लेना पड़ेगा, और हार्ड, बहुत हार्ड रखेंगे अपन, तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ें भी होगी कि भाई खुद के मतलब पैसा कम है ना, और फिर भी अपने को वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हार्ड है। ठीक है, और फिर स्ट्रेस आएगा भाई, स्ट्रेस तो है, हैंडल करना पड़ेगा। जब नहीं चल रही चीज़ें तो स्ट्रेस हैंडल करना पड़ेगा। तो ग्रोथ, बिजनेस की जो ग्रोथ है मे बी लिमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ मनी। हमारे पास पैसा नहीं है तो बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी हमारी? लिमिटेड हो जाएगी। ओके, क्या बोला? बिजनेस ग्रोथ में बी लिमिटेड इफ डिमांड एक्सीड करता है द कंपनीज एबिलिटी टू प्रिक्योर इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल टू सेल। क्या बोला? बिजनेस की ग्रोथ बहुत लिमिटेड हो जाएगी बिकॉज जब डिमांड बढ़ेगी, भाई मार्केट में 1 लाख यूनिट की डिमांड आ रही है, लेकिन मैं 50,000 यूनिट बना पा रहा हूँ, तो 50,000 यूनिट से मेरी ग्रोथ कम हो रही है, मैं इतना प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि पैसा नहीं है, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। सेकंड थिंग, द एंटरप्रेन्योर assume nearly maybe all the financial risk not by sharing the burden with the outsider। क्या बोला गया? पूरी रिस्क मेरी है, जितना भी मेरा नुकसान होगा, मेरा लॉस होगा, मेरा होगा। कोई आउटसाइडर है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं डाला हुआ तो उसका कुछ भी रिस्क नहीं। फाइनेंशियल रिस्क मेरी होगी। क्या होगी? फाइनेंशियल रिस्क मेरी होगी। तो क्या लिखना है अपने को? एंटरप्रेन्योर एज्यूम नियरली ऑल द फाइनेंशियल रिस्क नॉट बाय शेयरिंग द बर्डन विद आउटसाइडर इन्वेस्टर्स, इतना। फिर है अट्रैक्टिंग ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड फुल्ली इम्प्लीमेंटिंग वंस आइडिया कैन बी एक्सट्रीमली हार्ड। अट्रैक्शन ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट था, जितना सेविंग था, एक चीज पे अपन ने लगा दी, अपने स्टार्टअप पे लगा दी, अपने खुद के आइडिया पे लगा दिया गया, तो वो बहुत हार्ड होता है भाई। सारा पैसा एक जगह लगा दिया, खाएंगे क्या, कैसे फैमिली चलाएंगे, बहुत बहुत रिस्क वाली चीजें भी होती है। और लास्ट वन है द एबिलिटी टू हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी भाई, तो अपने को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये चार चीजें थी, ग्रोथ, रिस्क, हार्ड एंड स्ट्रेस। ग्रोथ, रिस्क, हार्ड एंड स्ट्रेस। ओके, चलो, स्टेजेस ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग की कितनी स्टेजेस होती है? तो बिगनर स्टेज होगी, स्टार्टिंग की स्टेज, फिर होगी हमारी कस्टमर फंडेड स्टेज होगी, फिर होगी क्रेडिट स्टेज होगी। बिगनर स्टेज में क्या होता है कि हम पैसा लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? फैमिली फ्रेंड से ले लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बिगनर की स्टेज। सेकंड है कस्टमर फंडेड स्टेज, मैंने तुमको बताया ना, कस्टमर अपने को पैसा दे देता है एडवांस में, उसको बोलते हैं कस्टमर फंडेड स्टेज। थर्ड है हमारी क्रेडिट स्टेज। क्रेडिट पे बोले तो हम लोन वगैरह लेना स्टार्ट करते हैं वेंचर कैपिटल वगैरह से एक्सपेंशन करने के लिए। ओके, 3 स्टेज में हमारा बूट स्ट्रैपिंग होता है। क्या स्टेज था? पहला बिगनर स्टेज, बिगनर स्टेज, बिगनर स्टेज, जिसमें हम फैमिली फ्रेंड से पैसा लेते हैं, माँ बाप से पैसा लेते हैं, सेविंग हमारी यूज कर लेते हैं। कस्टमर फंडेड स्टेज, कस्टमर फंडेड स्टेज, कस्टमर से हम लोग एडवांस मनी ले लेते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा क्रेडिट स्टेज। क्रेडिट बोले तो भाई लोन वगैरह। ओके, फिर वाई डू पीपल टू बूट स्ट्रैपिंग? ये सिंपल चीज है, समझो। हमको बूट स्ट्रैपिंग क्यों करना? खुद के पैसे से स्टार्ट क्यों करना? अगर मैं डायरेक्टली शार्क टैंक में चले जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया अभी बिजनेस, कैसे क्या करूँगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, खुद का पैसा उठा के स्टार्ट करते हैं कि जिससे
लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इसलिए हम नहीं दूसरे का पैसा नहीं डुबाना चाह रहे हैं ना, तो लैक के बाद ऑफ लगा देना है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस के प्लान, ठीक है, इतना सा लिखना है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस के प्लान, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या भाई, लैक ऑफ स्किल फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन, हमारे पास स्किल नहीं है, कैसे हम प्रमोट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। डू नॉट नो हाउ टू रेज फाइनेंसिंग, डू नॉट नो हाउ टू रेज फाइनेंसिंग, पैसा कैसे उठाना है, कैसे शाख से बात करना है, तो वो अपने को नहीं समझ आ रहा है। डू नॉट वांट टू शेयर इनकम विद इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के साथ अपना प्रॉफिट हम शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। डू नॉट वांट टू स्पेंड टाइम इन सर्चिंग फॉर द इन्वेस्टर। ओके, 5 पॉइंट था। पहली चीज है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्लान, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्लान, लैक ऑफ स्किल फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन, डू नॉट नो हाउ टू रेज फाइनेंस, डू नॉट नो हाउ टू रेज फाइनेंस। ओके, फिर इनकम, डू नॉट शेयर इनकम विद द इन्वेस्टर्स, डू नॉट शेयर इनकम विद द इन्वेस्टर्स। लास्ट वाला है डू नॉट वांट टू स्पेंड टाइम इन सर्चिंग द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को सर्च करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। ओके, व्हाट आर द बूट स्ट्रैपिंग की मेथड्स, कितने मेथड्स होते हैं, व्हाट आर द बूट स्ट्रैपिंग स्ट्रेटजी मेथड्स, कितने मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड है भाई री इन्वेस्ट द प्रॉफिट, कितने मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बूट स्ट्रैपिंग कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है भाई निमोनिक पढ़ते हैं पहले भाई, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मेंटर रखेंगे, नेटवर्क होगा, री इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट, ठीक है ठीक है ठीक है। रुको, इसका निमोनिक कैसे था, हाँ हमने निमोनिक कैसे बनाए थे कि हमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे भाई प्लान करेंगे कि अपने को इस चीज़ का बिजनेस करना है, फिर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते तो हम लोगों की प्रॉब्लम को देखते हैं और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आते हैं। जैसे मैंने मार्केट में देखा पेपर 20C से रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह अच्छे नहीं है, अवेलेबल नहीं, बहुत कम अवेलेबल है, तो मैंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, पहले मैंने प्लानिंग किया, फिर मैंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है, फिर मैंने एक मेंटर रखा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेंटर रखा जो मेरे को बताएगा कैसे किस स्ट्रैटेजी से मेरे को लेक्चर बेचना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और नेटवर्क, हम आसपास के लोगों से नेटवर्क बना के रखते हैं, मतलब सॉरी निमोनिक में बात करता हूँ, मेंटर मेंटर मेरे को बताएगा कि कैसे नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क अपन ने बहुत से लोगों से नेटवर्क बनाया, फिर अपन ने बहुत सारा प्रॉफिट आ गया तो अपन ने री इन्वेस्ट किया प्रॉफिट, ये मेरा निमोनिक था। तो पहला क्या निमोनिक, प्लान, क्रिएट अ बिजनेस प्लान, सबसे पहले मेरे को बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा है अ बिजनेस आइडिया शुड सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तीसरा वाला था अट्रैक्ट अ मेंटर हु इज सक्सेसफुल इन दैट बिजनेस, इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल है उससे बात करो, वो तुमको समझाएगा कैसे अपने को आगे बढ़ना है। उसके बाद है चौथा पॉइंट, हु यूज द मोस्ट ऑफ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी एंड कम्युनिकेट विद द नेटवर्क ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट के लोग हैं उनसे नेटवर्क बनाओ, आगे बढ़ाओ, अपने प्रमोशन वगैरह करो। लास्ट वन है री इन्वेस्ट करो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट तुमने कमाया उसको फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करो। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है भाई क्रिएट अ बिजनेस प्लान, क्रिएट अ बिजनेस प्लान, सबसे पहले प्लान बनाओ। ओके, फिर स्टार्टअप शुड सॉल्व समवन्स प्रॉब्लम, अपने को किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर थर्ड वाला पॉइंट है अट्रैक्ट अ मेंटर हु इज अ सक्सेसफुल इन दैट बिजनेस। ओके, फिर चौथा पॉइंट है यूज मोस्ट ऑफ द नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, अपने को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी यूज करना है एंड कम्युनिकेट विद अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल ग्रुप्स के नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है। ओके, उसके बाद जाएंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं, ये भी किसी काम का नहीं है। बनाते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इट एक्ट एज अ गाइड फॉर द एंटरप्रेन्योर, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट गाइड करेगी हमारे एंटरप्रेन्योर को। फिर दूसरी चीज एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इतना सा लिखना है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है इन्वेस्टमेंट के डिसीजन के लिए, सारी चीजें सिस्टमेटिक दिया जाता है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स फीजिबिलिटी, भाई रिटन डॉक्यूमेंट ही होता है, हमेशा प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिटर्न होती है। उसके बाद इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कलेक्टिंग एंड कंप्लीटिंग द इन्फॉर्मेशन, ये 4 पॉइंट तो बड़े आसान, 4 पॉइंट स्टार्टिंग के बड़े आसान थे। यहाँ गाइड करता है, सिस्टमैटिक अप्रोच है, इट एक्ट एज गाइड, इट एक्ट एज अ गाइड फॉर द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, गाइड करेगा, सिस्टमैटिक अप्रोच है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। चौथा है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर आफ्टर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। 4 पॉइंट बड़े आसान थे। आगे के जो 4 पॉइंट है थोड़े से अलग है, थोड़े से अलग है। क्या है ये, इट इज अ मिरर ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन, ये मिरर है, फ्यूचर का मिरर है, मतलब हमें बताएगा कि नेक्स्ट ईयर हम कितना सेल करने वाले हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमको पता होगा, है ना, और लेक्चर्स में समझाया भी है कि क्या होता है। इट इज अ मिरर फॉर वेरियस इन्फॉर्मेशन, एक मिरर है। फिर सिक्स्थ पॉइंट, इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज करेक्टली इवेल्युएटेड, क्या बोला गया, इकोनॉमिक वायबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी कि भाई हमारा फ्यूचर में प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, क्या चलेगा, कब चलेगा, वो सब चीज़ें। इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज करेक्टली इवेल्युएटेड, हम इसको हमारा आराम से हमारा क्या फ्यूचर होने वाला है हम उसको आराम से इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स,
अब हमारे सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट डली हुई है, तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं हम उसके रेशियो वगैरह चेक करके हमारे एक्सपर्ट वगैरह बता सकते हैं कैसा प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। लास्ट वन, इट गिव्स अ क्लियर सजेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट में घुसना चाह रहा हूँ, जो स्टार्टअप में घुसना चाह रहा हूँ, जाना चाह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्लियर अपने को सजेशन देगा। ओके, 8 पॉइंट याद करो फटाफट, याद करो इसको, देखो फटाफट इसको देखो। इट एक्ट एज अ गाइड फॉर द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस एक्टिविटीज, ओके, ऑफ द प्रोजेक्ट। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद प्रिपेयर की जाती है। 4 पॉइंट अलग। अब 4 अलग है, कौन कौन से 4? इट इज अ मिरर ऑफ वेरियस इन्फॉर्मेशन, एक मिरर है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का। इकोनॉमिक वायबिलिटी, कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज करेक्टली इवेल्युएटेड, ठीक है। उसके बाद भाई वेरियस एस्पेक्ट को क्या करेगा, टेस्ट किया जाएगा, कौन, एक्सपर्ट करेगा। लास्ट वन, क्लियर सजेशन देगा, इट गिव्स क्लियर सजेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट। ओके, चलो चलो एक ये एक और याद करो, व्हाट आर द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नीड क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक बनाया था निमोनिक, थोड़ा ऐसा ही है कि क्या है भाई, ये है, प्रेम तुम मेरी मानो, प्रेम तुम मेरी मानो बाकी तुम विश्वास रखो, प्रेम तुम मेरी मानो बाकी तुम विश्वास रखो। प्रेम से हमने उठाया पी, पीस ऑफ पर्पस। क्या क्वेश्चन क्या था, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के और क्या क्या नीड है, ठीक है। पर्पस, फिर दूसरा चीज है टी, टी प्रेम तुम से होगा हमारा टी, ठीक है। ऐसा ही है, अगर तुमको और कोई निमोनिक मिल रहा है तो वो चीज़ मेरे को शेयर कर देना, है ना, अपन वो उसको चेंज कर देंगे। लेकिन अभी जो है उससे काम चलाओ। प्रेम तुम, ये होगा हमारा टारगेट मार्केट। तुम मेरी मानो, एम से होगा मेरा मार्केट अप्रोच, एम से होगा मार्केट राइवलरी, ओके। बाकी तुम विश्वास रखो, बाकी तुम विश्वास रखो, 20 से होगा मेरा बेस्ट अल्टरनेटिव, सॉरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तुम 30 से होगा मेरा ट्रैकिंग वाइएबिलिटी, 20 से वाइएबिलिटी, 8 से होगा मेरा रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ओके। ये 8 पॉइंट थे, नाइन्थ वाला मैंने बोला छोड़ दो, 8 पॉइंट लिख देना चलेगा। पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का पर्पस क्या है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज लाइक एज अ रोड मैप, ठीक है। इट इज डिस्क्राइब द डायरेक्शन द एंटरप्राइज इज गोइंग, कि किस डायरेक्शन में मेरी एंटरप्राइज जाएगी, ओके। टू अट्रैक्ट द लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को बताने के लिए कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, और हमारे लेंडर्स को बताने के लिए, लेंडर्स बोलते हैं जिससे हम लोन वगैरह लेंगे, ओके, ठीक है। फिर टारगेट मार्केट, ये क्या है भाई, इफ यू आर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ऑन डेट फाइनेंसिंग, द फोकस शुड बी ऑन डेट। क्या बोला गया, टारगेट मार्केट। अब अगर अपन हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया उसमें बोला कि मैं सिर्फ डेट से पैसा उठाने वाला हूँ, तो अपना पूरा फोकस डेट में होना चाहिए। फिर हमारा आएगा मार्केट अप्रोच। मार्केट अप्रोच मतलब द रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब कर इकोनॉमिक ट्रेंड, क्लाइंट एंड प्लेयर। अपने को मार्केट का अप्रोच समझ में आएगा कि भैया इकोनॉमिक ट्रेंड क्या चल रहा है, क्लाइंट किस बारे में बात कर रहा है ना। मार्केट राइवलरी, तो कंपटीशन से रिलेटेड बातचीत अपने को करना होगा। फिर सिलेक्ट करो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल प्लान। हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, लेट से हमारे पास क्या है भाई, 3-4 प्रोजेक्ट थे, हमने 4 प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, तो बेस्ट अल्टरनेटिव जो प्लान होगा उसमें जाएंगे। एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये बोलूंगा कि मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उसमें मैंने लगाया कि डेट से पैसा लूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा, इक्विटी से पैसा लूंगा तो इतना होगा, मिक्स्ड डेट प्लस इक्विटी लूंगा तो इतना होगा। तो अपने को बेस्ट अल्टरनेटिव प्लान अपने को समझना होगा। फिर ट्रैकिंग करना, ट्रैक कैसे करेंगे, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है एग्जिस्टिंग में, जो मेरा काम चल रहा है वो, प्लस मेरी जो रिपोर्ट है उसमें चेक करते रहूंगा कि मेरा एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। विजिबिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट गिव्स फुल इनसाइट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा फुल इनसाइट्स देने वाला है। फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, अपने को रिस्क वगैरह कितना वो सब चीज़ समझ देगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने को बता देगा, ओके। तो मेन मेन कंटेंट याद रखो अंदर का। अब मैं इस वीडियो के अंदर लर्न नहीं करा सकता, अंदर का कंटेंट लर्न तो नहीं करा सकता, कीवर्ड बता सकता हूँ। तो अंदर का तुम अपने हिसाब से ये वाला लिख देना, इसमें अपन ने हाईलाइट कुछ भी नहीं किया हुआ तो इसमें तुम लिख सकते हो, है ना। मेन कंटेंट जैसे पर्पस, टारगेट मार्केट, मार्केट का अप्रोच, मार्केट राइवलरी, ठीक है। फिर सिलेक्ट करना बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, प्रपोजल सॉरी। उसके बाद ट्रैकिंग, विजिबिलिटी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। ये चीज़ 8 पॉइंट मुझे याद चाहिए, है ना। पर्पस पर्पस पर्पस, टारगेट मार्केट, प्रेम, प्रेम से पर्पस, टी से मेरा टारगेट मार्केट, फिर एम से मेरा मार्केट अप्रोच, फिर एम से मेरा मार्केट राइवलरी, पी से क्या होगा मेरा पर्पस, पी से पर्पस, पी से पर्पस, टी टाइम, टाइम 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 टाइम, टाइम नहीं है, प्रेम तुम है, ये तुम लिखा हुआ है, प्रेम तुम मेरी मानो, तो प्रेम यू बना दिया अपन ने, प्रेम तुम। टी से मेरा क्या होगा टारगेट मार्केट, एम से क्या होगा मेरा मार्केट का अप्रोच, फिर एम से क्या होगा मेरा मार्केट का राइवलरी, ओके। फिर बी बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। टी से मेरा फिर से क्या होगा ट्रैकिंग करना, फिर वी से मेरा विजिबिलिटी विजिबिलिटी विजिबिलिटी, ओके। फिर लास्ट वन है आर, रिस्क मैनेज, रिस्क आइडेंटिफिकेशन।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कंटेंट क्या होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का? व्हाट आर द कंटेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट? प्रोजेक्ट रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा? सबसे पहली चीज़ है, तीन जो पॉइंट है, बैकग्राउंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमको नॉर्मल लेक्चर में दिखाया भी होता, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर प्रमोटर, मतलब तीन तीन जो पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो तुम्हें ध्यान रखना तीन पॉइंट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे कि बैकग्राउंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा, नेम एड्रेस वगैरह वगैरह, एज वगैरह, अंदर की चीज़ तुम पढ़ लेना। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, क्या प्रोडक्ट डिटेल है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है। फिर प्रमोटर, प्रमोटर के बारे में लिखेंगे, उसकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ओके। फिर चौथा पॉइंट है लोकेशन, अपने को लोकेशन लिखना है कहाँ पे तुम ये बनाने वाले हो। चार पॉइंट ऐसे याद रखना है ना, चार पॉइंट ऐसे याद रखना है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। उसके बाद एसिड से रिलेटेड आएंगे। एसिड मतलब ये निमोनिक एसिड वगैरह, एसिड लैंड बिल्डिंग के बारे बारे में बता दो अगर कुछ है तो। फिर एसिड दूसरा क्या, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी तो उसके बारे में आप बता सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने लिखा रॉ मटेरियल है, तो उसके बारे में कितनी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में, कितने मिक्स होंगे वो सब बता दो। फिर है मैन पावर, फिर है प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट होगा वो सब चीज़ बता दो। मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड है, स्किल्स स्किल्ड सेमी स्किल्ड कितने रिक्वायर्ड है, ठीक है ओके। तो एसिड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, पहले इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो कैसे याद करना, बैकग्राउंड ऑफ दी ऑन्टरप्रेन्योर, ऑन्टरप्रेन्योर का बैकग्राउंड कैसा है। फिर जनरल इन्फॉर्मेशन और फिर प्रमोटर, ये तीन चीज लिखना है। और चौथी चीज लोकेशन, कि कहाँ है तुम्हारा प्रोजेक्ट, ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया। फिर एसिड से रिलेटेड चीज आएंगी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मैन पावर हो गया, और एक है शायद रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, और प्रोडक्ट हो गया, ओके। इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। 5 7 8 पॉइंट ऐसे याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हाउ टू फॉर्मुलेट, हाउ टू फॉर्मुलेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हाउ टू फॉर्मुलेट आ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको ऐसा करना। या फिर लिखो हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हम प्रिपेयर कैसे करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो उन्होंने बता दी भाई, सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखना है उसके अंदर, फिर प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर अपने को मार्केट का पोटेंशियल देखना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर कॉस्ट कैपिटल एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस, कहाँ से पैसा लेके आएंगे, कितना पैसा रिक्वायरमेंट है वो लिखना है। असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, भैया मेरे को वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है वो सब चीजें डालेंगे। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, रेशियो वगैरह डालेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स डालेंगे, भैया इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ ग्रोथ कितना क्या जा रहा है, सेल्स कितने परसेंट से ग्रो हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज देंगे। एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, वो सब चीजें डालेंगे। 8 पॉइंट डालना है अपने को कि मैं कैसे हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊंगा। तो पहला भाई जनरल इन्फॉर्मेशन लिखो, फिर लिखो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, फिर मार्केट का पोटेंशियल कितना है, मार्केट का पोटेंशियल, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फिर असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स, फिर है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, है ना। 8 पॉइंट्स रहने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। फिर विच इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड एंड फर्निश्ड अंडर ईच ऑफ द अबव, जो ऊपर स्टेज दे रखे तो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानी। भाई जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर बायोडाटा वगैरह ये सब चीज लिखना है। प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, रॉ मटेरियल साइड बाइट वो लिखना है। फिर मार्केट का पोटेंशियल, डिमांड सप्लाई पोजीशन, मार्केट क्या चाह रहा है, किस टाइप की स्ट्रेटेजी होगी, किस टाइप की एक्सपेक्टेड प्राइसेस होंगी, एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हम कहाँ से पैसा उठाने वाले वो सब बताना पड़ेगा। फिर असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि भाई वर्किंग कैपिटल कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है हमको वर्किंग कैपिटल का। उसके बाद अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, भाई प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बता दो, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बता दो, रेशियोज वगैरह बता सकते हो, इसके अंदर रेशियोज वगैरह आ जाएगा। इकोनॉमिक और सोशल वेरिएबल्स बताओ, ठीक है, वो सब चीज़ें। उसके बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, की भाई इम्प्लीमेंटेशन कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ठीक है, कितने साल का प्रोजेक्ट है, कितने साल साल में हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें हैं, है ना। मेन मेन कंटेंट अपन ने पढ़ लिया, अंदर का कंटेंट याद जरूर कर लेना, ऐसा मत करना कि सिर्फ कीवर्ड लिख के आ गए बस बात खत्म। नहीं रे बाबा, बाहर के पॉइंट रिवाइज करा रहा हूँ, अंदर का थोड़ा थोड़ा याद करा रहा हूँ, तो एफर्ट डाल के याद कर लेना। चलो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें लिखा भाई रटना है, ठीक है। अब मैं बहुत डेप्थ में इनको नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रही है ना, मैंने क्लास में सब कुछ बताया हुआ है, अच्छे भर भर के डेप्थ में लेके गया हूँ, है ना। तो अब भाई चैप्टर नंबर 5 है, इसमें भाई रटना है, देखो यहाँ पे लिखा है रटना है, तो टेंशन मत लेना। ये चैप्टर, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और शायद चैप्टर 7 भी है, तीनों शायद रटना है अपने को, तो रटना है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, रीड करना है, विच काइंड ऑफ फंडिंग नीडेड, विच काइंड ऑफ फंडिंग नीडेड, हमें किस टाइप की फंड की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज है कैश फ्लो चैलेंजेस, फिर दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तीसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, पीसीसी, पीसी होगा हमारा प्रोडक्ट की डेवलपमेंट साइकिल। देखो
कैश की कहाँ रिक्वायरमेंट होने वाली है, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ उसके लिए चाहिए पड़ेगा। सी से मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई मशीन वगैरह खरीद रहा हूँ तो उसके लिए कैश चाहिए पड़ेगा। फिर कैश फ्लो चैलेंजेस, कैश फ्लो चैलेंजेस का मतलब होता है कि मेरे को लेबर वर्कर को पेमेंट देना है तो वो कैश फ्लो चैलेंजेस आते हैं, मतलब पेमेंट नहीं होता तो वो चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए अपने को कैश चाहिए होगा। ओके, चलो एक्सप्लेन करना है स्टेज वाइज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर स्टार्टअप। स्टेज वाइज अपने को कहाँ से जो स्टार्टअप की स्टेजेस होती है उनमें हम कैसे फंड उठाएंगे। तो पहली स्टेज होती है मेरी आइडिया जनरेशन। तो इन्होंने आइडिया जनरेशन को ही समझा दिया कि आइडिया जनरेशन क्या होता है। एंटरप्रेन्योर हैज एन आइडिया ऑन वर्किंग कर रहा है उसके ऊपर एंड वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग इट टू द लाइफ। मतलब कोई आइडिया है तो उसको क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, एक दो डेमो वगैरह बना के देख रहा है। तो इसमें क्या है, छोटा सा अमाउंट चाहिए होता है आइडिया जनरेशन, तो कहीं से भी आप अमाउंट उठा सकते हो। फिर प्री सीड स्टेज होता है। प्री सीड स्टेज में कहाँ से आप पैसा लाओगे प्री सीड स्टेज में, भाई बूट स्ट्रैपिंग से पैसा उठा सकते हो, दूसरा फैमिली फ्रेंड से पैसा ले सकते हो, बिजनेस पिचिंग से पैसा ले सकते हो, बिजनेस प्लान से पैसा ले सकते हो, है ना। प्री सीड स्टेज में पहला आइडिया जनरेशन, छोटा मोटा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होता है, कहीं से भी ले लेते हो। प्री सीड स्टेज, इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करने वाले होते हैं हमारा बिजनेस, तो बूट स्ट्रैपिंग से पैसा उठा, फैमिली फ्रेंड से लो, बिजनेस प्लान से ले सकते हो, पिचिंग इवेंट से ले सकते हो। फिर वैलिडेशन स्टेज। वैलिडेशन स्टेज में क्या है कि भाई हम वैलिडेशन स्टेज में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हमको पैसे की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हम बिग मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। हम मार्केट में क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपन समझेंगे कि समझेंगे क्या, समझेंगे कि हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की नीड क्या है, चलेगा नहीं चलेगा, वो सब चीज़ें समझते हैं, पोटेंशियल डिमांड वगैरह समझते हैं। उसके बाद हम लॉन्च करेंगे प्रोडक्ट को, तो उसके लिए क्या पैसा चाहिए, है ना। फिर है सीड स्टेज। सीड स्टेज में क्या है भाई, हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं फील्ड पे उतर के, हम हमारे प्रोडक्ट को कुछ कस्टमर्स तक देते हैं और उनसे फीडबैक वगैरह लेते हैं, चला कि नहीं चला मेरा मार्केट, वो सब चीज़ें बताओ। तो इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, इन्होंने बोला इंक्यूबेटर से ले सकते हो। अब मैं नहीं समझाने वाला हूँ क्या होता है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर लिखो नीचे, अपन ने इंक्यूबेटर की लाइन याद की हुई, वो वाली लाइन याद करना है इंक्यूबेटर। फिर दूसरा भाई गवर्नमेंट से लोन एंड स्कीम से पैसा उठा सकते हैं। तीसरा एंजल इन्वेस्टर से उठा सकते हैं, क्राउड फंडिंग से उठा सकते हैं। कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं अपन, स्टेज नंबर 4 में 4 जगह से पैसा उठा सकते हैं। इंक्यूबेटर से उठा सकते हैं, गवर्नमेंट लोन एंड स्कीम से उठा सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर से उठा सकते हैं और क्राउड फंडिंग से उठा सकते हैं। फिर अर्ली ट्रैक्शन, अर्ली ट्रैक्शन, अर्ली ट्रैक्शन, अर्ली ट्रैक्शन क्या बोलते हैं, इस स्टेज में क्या हुआ, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च हो चुका है, अब इसमें अपने को रेवेन्यू बढ़ाना है, ऐप से डेवलप ऐप वगैरह डाउनलोड कराना है, कस्टमर का फीडबैक वगैरह बनाना है, बेस वगैरह बनाना है, कस्टमर से फीडबैक वगैरह लेना है, बेस वगैरह बढ़ाना है। तो इसके लिए पैसा चाहिए, तो कहाँ से लेंगे इसके लिए पैसा, तो ये वेंचर कैपिटल से ले सकते हो। फिर वेंचर कैपिटल की जो लाइन अपन नीचे से लिखेंगे ना, फिर बैंक से ले सकते हो, एनबीएफसी से लोन वगैरह ले सकते हो, और वेंचर डेट फंड से पैसा ले सकते हो। डेट मतलब लोन वगैरह ले सकते हो वेंचर से। ओके, फिर स्केलिंग, जब अपन स्केलिंग करेंगे मतलब कि अपन मार्केट में ग्रो कर रहे हैं, तो स्केलिंग के लिए कहाँ से पैसा लेंगे, वेंचर कैपिटल से पैसा लेंगे, प्राइवेट इक्विटी से ले लेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म से ले लेंगे। ओके, फिर चलो ये जो स्टेज वेंचर कैपिटल फंड है, ये जो लाइन है अपने को कहाँ से लिखना है, मैंने तुमको बताया था कहाँ से लिखना है। ये वेंचर कैपिटल की लाइन यहाँ से उठा लेना, इंक्यूबेटर की लाइन ये वाली उठा लेना, है ना, ये वाली उठा लेना। ठीक है, यहाँ पे सिमिलर जो सबसे आसान वाली लाइन है ना, वो वाली लाइन उठाना। दो तीन जगह आया वेंचर कैपिटल इंक्यूबेटर, तो एक सिमिलर वाली जो लाइन है वो उठाना है, एक ही अपने को याद करना है। ओके, अपन कहाँ थे, यहाँ थे, आ जाओ। ये तो किसी काम का क्वेश्चन नहीं है। मेथड्स ऑफ फाइनेंस टू स्टार्टअप, हम हमारा कोई स्टार्टअप चालू करना है तो हम कहाँ से फाइनेंस ले सकते हैं, कहाँ से पैसा उठा सकते हैं, तो सेल्फ फंडिंग, सेल्फ फंडिंग को बूट स्ट्रैपिंग अपन बोलते हैं। दो लाइनें पढ़ लेना, फैमिली फ्रेंड से पैसा ले सकते हैं, क्राउड फंडिंग हम लोगों से पैसा लेंगे, ये क्राउड फंडिंग ऊपर भी आया था तो ये वाली लाइन आप उठा लेना कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल से हम क्राउड से पैसा लेंगे, जनरल पब्लिक के पास जाएंगे, आसपास के लोगों से बोलेंगे पैसा दो पैसा दो पैसा दो। ठीक है, तो क्राउड फंडिंग हम लोगों से पैसा ले सकते हैं। फिर एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल फाइनेंसिंग, एंजल फाइनेंसिंग में क्या होता है भाई, इंडिविजुअल्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनके पास एक्सेस पैसा डला हुआ है, वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। फिर स्मॉल बिजनेस क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड आते हैं उनसे अपन चाहे क्रेडिट ले सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद फैमिली फ्रेंड सर्कल, भाई बहन चाचा अंकल आंटी, इनसे ले सकते हैं पैसा। फिर वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल कौन होता है, कोई इंडिविजुअल बंदा हो सकता है या फिर कोई कंपनी होती है, वो अपने को पैसा भी देगा, जैसे शार्क टैंक में शार्क्स होते हैं ना, वो लोग पैसा भी देंगे और थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी के लिए गाइड भी करेंगे। ओके, उसके बाद है फंडिंग फ्रॉम बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर। इंक्यूबेटर क्या करेगा भाई, अपने को फंड भी देगा, अपने को बिल्कुल प्रॉपर देगा, सब ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ अपने को सिखाएगा, कैसे अपने को स्टार्टअप आगे बढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये इंक्यूबेटर होता है। इंक्यूबेटर अपने पेरेंट्स की तरह होता है, मतलब अपने बच्चों को कैसे पालना है क्या करना है वो सब चीज़ें बताता है, वो इंक्यूबेटर टाइप का होता है। ओके, और एक होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर क्या करता है, एक सेकंड, एक्सीलरेटर क्या करता है, तो देखो जो हमारे
स्टार्टअप चल चुके हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करता है। और जो इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर क्या करेगा, इंक्यूबेटर जो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, छोटा फंड भी चाहिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो इंक्यूबेटर देगा। लेकिन एक्सीलरेटर जो है ना बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करता है, जो हमारे जो हमारे स्टार्टअप चल चुके हैं, जो 2 साल 3 साल हो चुका है, जिसमें ग्रोथ रहती है, उसमें एक्सीलरेटर इन्वेस्टमेंट करता है। बस इतना सा दोनों में फ़र्क है भाई। हम इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर में सिर्फ इतना सा फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट तो दोनों देते हैं, ठीक है। इंक्यूबेटर क्या करता है, बस छोटे छोटे स्टार्टअप, इनिशियल स्टार्टअप उसमें पैसा लगाता है। एक्सीलरेटर बड़े बड़े स्टार्टअप में लगाता है, जो 2 साल 3 साल चल चुके, ग्रोथ अच्छी दे रहा है और बड़ा अच्छा खासा पैसा देते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, है ना। चलो, क्राउड फंडिंग के बारे में तुमको पता है कि भाई जनरल लोगों से, जनता से पैसा लेना है। इसके दो टाइप्स पढ़ लो भाई। डोनेशन मॉडल होता है, डोनेशन मॉडल का मतलब होता है भाई तुमको डोनेट करेंगे पैसा, की लो हमारी तरफ से पैसा ले लो, रिटर्न में तुम उनको क्या थोड़ा बहुत प्रोडक्ट दे दो, या फिर प्रोडक्ट वगैरह जो तुम सर्विस वगैरह जो भी बनाओगे उसको थोड़ा डिस्काउंट डिस्काउंट पे दे दो। दूसरा भाई इन्वेस्टमेंट क्राउड फंडिंग, इन्वेस्टमेंट क्राउड फंडिंग में मतलब लोन टाइप का हो सकता है, इक्विटी टाइप का दे सकते हो, उसमें अपने को प्रॉफिट उनको देना पड़ेगा, प्रॉफिट का हिस्सा, या फिर डेट टाइप का दो तो उसमें इंटरेस्ट टाइप का देना पड़ेगा उनको। ओके, फिर हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ क्राउड फंडिंग। तो ओए बाबू, मैंने बनाया था निमोनिक, ओए बाबू एक मोबाइल लेके नहीं आए, ओए बाबू एक मोबाइल लेके नहीं आए, तो ओए से होगा मेरा अपॉर्चुनिटी फॉर प्री सेलिंग, अपॉर्चुनिटी फॉर प्री सेलिंग, ठीक है। बाबू से होगा मेरा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओए बाबू, एक से होगा मेरा इजियर देन ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, इजियर है ट्रेडिशनल एप्लीकेशन। एक मोबाइल, एम से होगा मेरा मार्केटिंग टेक्निक, होगा मार्केटिंग टेक्निक। लेके होगा, एल से होगा मेरा लेस रिस्की, आए 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 नहीं आए, सो हमारा मेरी पेनल्टी। एडवांटेजेस थे हमारे, 6 एडवांटेजेस थे। ओए अपॉर्चुनिटी फॉर प्री सेलिंग, अपॉर्चुनिटी फॉर प्री सेलिंग। ओए बाबू, बी से ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक इजियर देन ट्रेडिशनल एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन से इजियर रहने वाला है। मोबाइल, मार्केटिंग टेक्निक लेके, एल से होगा मेरा लेस रिस्की, नहीं आए नो पेनल्टी, ठीक है। 6 हमारे एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस में क्या थे भाई, 7 डिसएडवांटेजेस थे। आलिया आ जाओ नीचे, आलिया 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 भट्ट है वो फिट है, आलिया फिट। ए से मेरा होगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग, ए एल से होगा मेरा क्या, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आई से होगा मेरा आइडिया थेफ्ट, आई से मेरा आइडिया थेफ्ट। ए एल आई ए, एक्सेस ऑफ फंड, ओके। फिर फिट, एफ से होगा मेरा फॉल्स और नेगेटिव रिजल्ट। आई से मेरा इनफ्लेक्सिबल रहेगा, कौन, हमारा क्राउड फंडिंग इनफ्लेक्सिबल है। फिर टी से होगा मेरा टाइम कंज्यूमिंग, क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स इट। ये हमारा पूरा चैप्टर निपट गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, इसको भी रटना है, रटना है, हमको इसको रटना होगा। चलो ठीक है। फिर डेटा एनालिटिक्स रटना है, नहीं रटना, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स नहीं पढ़ना है। कंसेप्ट ऑफ बिग डाटा तुम लोग रीड कर लेना इसको, READ आ सकता आएगा तो रीड कर लेना इसको। बिग डेटा मतलब क्या होता है भाई, यूज वॉल्यूम का डाटा एक जगह हम लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे कि भाई हम लोग गूगल पे डाटा या फिर यूट्यूब पे डाटा चल डालते जा रहा, तो बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, मतलब स्पीड से वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे यूट्यूब पर 1 लाख वीडियो पर डे डलती है भाई, बढ़ता जा रहा है, उसको बोलते हैं बिग डाटा। नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम इतना ज़्यादा डाटा आजकल स्टोर कर पा रहे हैं, बस वो चीज़ दे रखा हुआ है तो रीड करना, ठीक है। हमारा मेन क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स का प्रोसेस क्या है। डेटा एनालिटिक्स में कैसे स्टार्ट करूंगा, तो तुम्हारी सीएमए की स्टोरी मैं यहाँ पे लेके चल रहा था कि भाई तुम सीएमए बन गए, अब नेक्स्ट डे अपने को करना क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है, मतलब जॉब करेंगे, ऑफिस करना है, कि अपन स्टार्टअप चालू करें, कि टीचिंग करें, क्या करें अपने को नहीं पता, तो सीएमए बन के खड़े हुए हो, ठीक है। तो ये अपने को करना क्या है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अब सीएमए बन गए तो क्या करना है, पैसा कमाना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन। रिकॉग्नाइज करो प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम है कि पैसा कमाना है, सीएमए की डिग्री आ गई, अब क्या करना है, पैसा कमाना है, तो ये प्रॉब्लम है, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। फिर दूसरी चीज़ है रिव्यू करो प्रीवियस फाइंडिंग। अब हम हमारे जो सीनियर हैं या फिर जो सीएमए बन चुके उनसे पूछेंगे, या फिर उनको एक्सपीरियंस करेंगे, उनको देखेंगे कि उन्होंने पैसा कैसे कमाया, कोई जॉब में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया, कोई प्रैक्टिस में चला गया, तो रिव्यू करना है प्रीवियस फाइंडिंग जिन्होंने फाइंड कर लिया पहले, उनके पास जाओ, है ना। फिर तीसरी चीज़ है मॉडल द सॉल्यूशन एंड सिलेक्ट द वेरिएबल। अब उनके पास गए, उनसे पूछा, उन्होंने, किसी ने बोला जॉब कर ले, अच्छा, किसी ने बोला प्रैक्टिस कर ले, वो अच्छा, किसी ने बोला कुछ स्टार्टअप चालू कर, वो चीज़ अच्छा है। तो मॉडल द सॉल्यूशन, अपने को बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल गए, सिलेक्ट द वेरिएबल्स, अपने को वेरिएबल्स को सिलेक्ट करना होगा, अपने को एक ना एक वेरिएबल सिलेक्ट करना है कि चलो मेरे को जॉब करना है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, ये सब चीज़ें हुई, अब मुझे जॉब करना है तो कलेक्ट दी डाटा, कौन सी कंपनी में करना है, कैसे करना है, कलेक्ट करना स्टार्ट करो। फिर एनालाइज दी डाटा, भाई किस कंपनी में जाना है, एनालाइज करो सारे डाटा को, कलेक्ट करो डाटा, कैसे करना है, क्या करना है, इंटरव्यू कैसे होगा, वो सब चीज़ समझो। फिर एनालाइज करो और प्रेजेंट करो एंड एक्ट ऑन दी रिजल्ट। प्रेजेंट बोले तो अपने माँ बाप को बताओ कि मैं अब जॉब करने वाला हूँ, इस कंपनी में मेरे को जाना चाहता हूँ, इतनी सैलरी पैकेज में जाना चाह रहा हूँ, मैं आई एम वर्किंग ऑन इट। तो प्रेजेंट करो एंड एक्ट ऑन द रिजल्ट, दैट्स इट।
ठीक है, ये प्रोसेस था डेटा एनालिटिक्स। ओके, फिर टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, तुमको बताया भी था। क्या था वो चार्ट, अभी मेरे पास है नहीं है, ठीक है, मैं बाद में निकाल के दे दूंगा। तो पहला क्या था भाई, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब मैं तुमको हेड पॉइंट इसके अंदर के जो टाइप्स है वो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, है ना, बाकी कंटेंट तुम कर लेना क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है मैंने। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। चार टाइप्स के डेटा एनालिटिक्स होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, दूसरा मेरा डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, तीसरा है मेरा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, चौथा है मेरा क्या है भाई, प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब इसके अंदर के दो दो टाइप समझो। क्या था, पहला डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के दो टाइप थे, एडहोक रिपोर्टिंग, दूसरा था कैनेड रिपोर्टिंग। एडहोक रिपोर्टिंग, कैनेड रिपोर्टिंग, एडहोक रिपोर्टिंग, कैनेड रिपोर्टिंग। फिर डायग्नोस्टिक के अंदर दो टाइप्स थे, डिस्कवर एंड अलर्ट एंड क्वेरी एंड ड्रिल डाउन। डिस्कवर एंड अलर्ट, क्वेरी एंड ड्रिल डाउन। फिर तीसरा था प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या था भाई, दो थे, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करना है और दूसरा दूसरा स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग। स्टेटिस्टिकल की स्पेलिंग गलत लिखी थी तो नीचे लिख दिया मैंने मेरे दोस्त, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, फिर दूसरा स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग। फिर हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, इसमें दो पार्ट से, ऑप्टिमाइजेशन करना एंड रैंडम टेस्टिंग करना। ऑप्टिमाइजेशन करना एंड रैंडम टेस्टिंग करना। ओके, एक्सप्लेन दी डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक। डेटा एनालिटिक्स की अब टेक्निक बता दो। पहली टेक्निक है रिग्रेशन एनालिसिस, दूसरा फैक्टर एनालिसिस, कोहोर्ट एनालिसिस, मोंटे कार्लो सिमुलेशन मॉडल, टाइम सीरीज एनालिसिस। क्या बोला डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स। पहला है रिग्रेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, फिर फैक्टर एनालिसिस, कोहोर्ट एनालिसिस, मोंटी कार्लो सिमुलेशन मॉडल, फिर टाइम सीरीज एनालिसिस। पांच हमारे डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स होती है, रिग्रेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, कोहोर्ट एनालिसिस, मोंटी कार्लो सिमुलेशन मॉडल, फिर टाइम सीरीज एनालिसिस। ओके, चलो, एडवांटेजेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का एडवांटेज क्या होगा, इंप्रूव करना है डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं, इंप्रूव करेंगे डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव मार्केटिंग, इंप्रूव करेंगे डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग, बेटर कस्टमर की सर्विसेज, मोर एफिशिएंट ऑपरेशन। एडवांटेजेस फटाफट पढ़ो। इंप्रूव करेंगे डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग होगा, बेटर कस्टमर की सर्विस देंगे, मोर एफिशिएंट ऑपरेशन। बैक करके फिर से सुनो। फिर व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स का एप्लीकेशंस मतलब मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ। मैं ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकता हूँ, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी में कर सकता हूँ, वेब सर्च में कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग में कर सकता हूँ, एजुकेशन में कर सकता हूँ, जो जो फील्ड है ना सारी फील्ड डाल देना। हेल्थ केयर में कर सकता हूँ, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में कर सकता हूँ, कहीं भी डेटा एनालिटिक्स का यूज करके डेटा निकाल सकता हूँ, ट्रेंड वगैरह निकाल सकता हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद है भाई चैप्टर 7, किसी काम का नहीं, बकवास है ना। अपने को बस एक क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट इज सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल। सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल क्या होता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अ, निरंतर चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे तुम्हारा ग्रोथ होता चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल, चलते रहो। तो क्या बोला है सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, इसमें तीन लाइन अपने को याद करनी है। सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट करता है वैल्यू फॉर ऑल दी स्टेक होल्डर विदाउट डिप्लीटिंग द नेचुरल और सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। क्या बोला है, जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है, जो हमारी पुरानी जो शॉप्स होती हैं, फिर जो पुरानी कंपनीज होती है 50 साल 60 साल, जैसे हमारी रतन टाटा की कंपनी टाटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई, अरे लिखा हो जा भाई, TA, हाँ टाटा। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने 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 अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट की, इसलिए लोग आज इनको याद कर रहे हैं। तो और इनका सस्टेनेबल बिजनेस है, कब से चलाते आ रहे हैं। तो सस्टेनेबल जो बिजनेस है वो वैल्यू क्रिएट करता है स्टेक होल्डर के लिए विदाउट डिप्लीटिंग नेचुरल सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। बोले तो ना कि नेचुरल सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हार्म ना पहुंचाते हुए अच्छे तरीके से बिजनेस करना है ना। फिर इसके तीन पिलर्स होते हैं सस्टेनेबल बिजनेस के, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले थर्ड लाइन पढ़ो कि ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट, अगर तुमको नहीं पता तो बताता हूँ। जो ट्रिपल लाइन बॉटम का जो कंसेप्ट होता है, ट्रिपल लाइन बॉटम का जो कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट में मतलब ट्रिपल लाइन मतलब तीन लाइन होती है, सोशल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक। ठीक है, ट्रिपल लाइन होती है, अगर आप इन चीज को फॉलो करो तो आप अच्छे खासे सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हो, सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल पे काम कर सकते हो, मतलब निरंतर आप आगे बढ़ सकते हो। तो ट्रिपल बॉटम लाइन कौन सी है, पहली बॉटम लाइन है भाई सोशल। सोशल का मतलब होता है पीपल, इक्वल्स टू लिखा है मतलब मैंने, सोशल मतलब पीपल होता है, पीपल को अच्छी खासी वैल्यू दो। फिर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को अपन प्लेनेट बोलेंगे, तो प्लेनेट को क्या हार्म मत पहुंचाओ। तीसरी चीज इकोनॉमिक, प्रॉफिट रखो, ऐसा नहीं तुम एनजीओ टाइप का चला रहे हो, तुम प्रॉफिट भी रखो और नॉमिनल रखो, सब कुछ अच्छा रखो। इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन। इसके तीन पिलर्स हैं, ये तीनों पिलर्स हैं, सोशल मतलब पीपल, प्लेनेट मतलब इन्वायरमेंट, प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक। इसको तुम तीनों लाइन पढ़ोगे जब ये चीज तुमको समझ आएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8 है।
चैप्टर 8 में किसी काम के क्वेश्चंस नहीं दे रखे हुए हैं। चलो आओ चैप्टर नंबर 9 सिर्फ रीड करना है, किसी काम करनी है ना। सिर्फ मैं बताता हूँ स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। हम स्टार्टअप 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 चिल्ला रहे हैं, तो स्टार्टअप का मतलब क्या। देखो एक डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये चीज सिर्फ रीड करने के लिए है, एमसीक्यू के लिए है ना। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशन डीआईपीपी करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसने बोला कि हम स्टार्टअप की ये डेफिनेशन दे रहा है, हम स्टार्टअप की ये डेफिनेशन दे रहे हैं। तो क्या बोला कि कोई एंटिटी है, एंटिटी का मतलब क्या, इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। क्या बोला, कोई स्टार्टअप को मैं एक स्टार्टअप जब बोलूंगा अगर वह प्राइवेट कंपनी है प्लस, या फिर सॉरी प्लस बोला, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या फिर वह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अब इन तीनों में से कोई भी अगर अब तुमने रजिस्टर किया हुआ है ना, और उसको 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए अभी इनकॉर्पोरेशन होने से। अभी 2024 में अगर मैं आज खड़ा हूँ तो 10 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं उसको इनकॉर्पोरेट हुए। दैट मीन्स अगर मान के चलो तुम्हारी 1990 में कोई स्टार्टअप चालू किया, कोई प्राइवेट कंपनी तुमने रजिस्टर की या फिर तुमने कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर किया या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर किया, तो क्या मैं उसको स्टार्टअप बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। उन्होंने साफ साफ बोला अभी उसको 2024 में देखो या फिर 2025 में 10 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको मैं स्टार्टअप बोल दूंगा। इनकॉर्पोरेट हुए मतलब रजिस्टर हुए, ठीक है, उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं हुआ होगा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ऊपर का उसका टर्नओवर नहीं हुआ है, और वो जो बिजनेस है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ग्रोथ के लिए बनाएगा, वो सब तो नॉर्मल चीज़ है, इनोवेशन वगैरह के लिए बनाओगे, ठीक है, उसको इन्होंने क्या बोला, स्टार्टअप। शायद चैप्टर 1 में पढ़ाया होगा मैंने, चैप्टर नहीं मॉड्यूल नंबर 1 में पढ़ाया होगा इससे रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। फीचर्स क्या होंगे स्टार्टअप का सिर्फ रीड कर लेना, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करता है स्टार्टअप उसको तुमको रीड करना है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा निमोनिक बनाया था कि कोई स्टार्टअप है, सबसे पहले प्लानिंग हमसे होती नहीं है कि मान के चलो हम प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग हो नहीं रही है, तो ये प्रॉब्लम है। फिर दूसरी चीज़ है कैपिटल कहाँ से लाए, पैसा कहाँ से लाए। फिर तीसरी चीज़ है पैसा आ गया तो कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें, मैन पावर कौन सी मशीन का यूज़ करें, स्किल्ड लोग उठाए अनस्किल्ड लोग उठाए, ठीक है। फिर मैनेजमेंट कहाँ से लाए यार, फिर मैनेजमेंट भी आ गया तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी नहीं आती अपने को कैसे बनाना है। फिर और रेगुलेटरी इशूज, गवर्नमेंट के इशूज जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, प्राइवेट कंपनी बनाना है तो कैसे बनेगी क्या, तो ये इशूज आते हैं। तो 6 के 6 इशूज लिखे हुए हैं। प्लानिंग बोले तो लैक ऑफ प्लानिंग, हमारे पास प्लानिंग नहीं है। फिर दूसरी चीज़ है नॉट एबल टू रेज द कैपिटल, हम कैपिटल नहीं रेज कर पा रहे हैं, मतलब पैसा नहीं लेके आ पा रहे हैं, कहाँ से उठाना है। फिर तीसरी चीज़ है नॉट गेटिंग द राइट रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहा है। चौथी चीज़ है भाई इनइफेक्टिव मैनेजमेंट, मेरा मैनेजमेंट इनइफेक्टिव है। ओके, फिर है मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। फिर रेगुलेटरी इशूज, मेरे पास रेगुलेटरी इशूज बहुत सारे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन तुमको रीड करना है। हो गया मेरा मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चलो मेरा एक नंबर लिखो मेरा, कोई भी दिक्कत कोई क्वेरी कोई प्रॉब्लम है तो बताना, वैसे तुम्हारे पास होगा बट फिर भी बता देता हूँ, 7999 1761, ठीक है। ये यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कोई भी दिक्कत रहे तो बताना मेरे को, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।